everyone, this is Surbi and you are watching my channel Study Scholar जो आपकी कॉमर्स को बना दे बहुत ही आसान। आज इस वीडियो में हम पढ़ेंगे इनकम मेथड। उससे पहले हम वैल्यू एडेड मेथड कंप्लीट कर चुके हैं। डिटेल में हमने पढ़ा है, न्यूमेरिकल सॉल्व किए हैं। आप वीडियो चेक कर सकते हो, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा। डाउट की कोई गुंजाइश नहीं रहेगी। फिर भी अगर आपको कहीं प्रॉब्लम आती है तो हमने आपके लिए बहुत सारे प्लेटफॉर्म ओपन किए हैं। आप अपने डाउट हमसे पूछ सकते हैं, हम आपके डाउट क्लियर करने के लिए ऑलवेज अवेलेबल हैं। तो चलिए आज हम अपनी वीडियो शुरू करते हैं। आज हमने पढ़ना है इनकम मेथड। इनकम मेथड में जो भी हम चीज की स्टडी करेंगे वो सब कुछ इनकम से रिलेटेड होगी। तो इस मेथड को इनकम मेथड क्यों कहते हैं? क्योंकि जब हम किसी चीज की प्रोडक्शन करते हैं, मतलब कोई भी चीज अगर हमने इकोनॉमी में प्रोड्यूस करनी है तो उसके लिए हमें 4 फैक्टर सर्विसेज चाहिए, 4 फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन चाहिए। कौन से? लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योर। ये चारों जब मिल जाते हैं तभी इकोनॉमी में किसी चीज की प्रोडक्शन होती है। अब जब ये अपनी सर्विसेज देते हैं तो इसके बदले में इन्हें फैक्टर पेमेंट मिलती है, मतलब उन्हें इनकम मिलती है। उन्हीं इनकम को जब हम ऐड कर देते हैं नेशनल इनकम को काउंट करने के लिए तो उस मेथड को हम कहते हैं इनकम मेथड। क्लियर है? मतलब जैसे हम किसी कंपनी में काम करते हैं, अपनी सर्विसेज देते हैं तो उसके बदले में हमें सैलरीज मिलती है ना, वैसे ही फैक्टर सर्विसेज जब अपनी सर्विसेज देते हैं तो उसके बदले में उन्हें कुछ फैक्टर पेमेंट मिलती है। उसे ही जब हम एडअप कर देते हैं तो वो इनकम मेथड कहलाता है। अब इनकम मेथड के आगे मैंने एनडीपी एट फैक्टर कॉस्ट लिखा है। ये एनडीपी एट फैक्टर कॉस्ट क्या है? मतलब इनकम मेथड को हम जब अप्लाई करते हैं तो जो वैल्यू हम कैलकुलेट करके हमारे सामने आती है वो होती है एनडीपी एट फैक्टर कॉस्ट। ठीक है, जैसे नेशनल इनकम को हम एनएनपी एट फैक्टर कॉस्ट कहते हैं और वैल्यू एडेड मेथड को हम जीडीपी एट मार्केट प्राइस और ग्रॉस वैल्यू एडेड एट मार्केट प्राइस कहते हैं। उसी तरह से आप कह सकते हो कि इनकम मेथड को हम एनडीपी एट फैक्टर कॉस्ट कहते हैं। यही जो एनडीपी एट फैक्टर कॉस्ट है इसे ही हम डोमेस्टिक इनकम भी कहते हैं। दिस इज ऑल्सो नोन एज डोमेस्टिक इनकम। क्लियर है इतना? अब हम पढ़ेंगे कि इनकम मेथड के अदर नेम्स क्या हैं। अदर नेम्स को बिल्कुल भी स्किप नहीं करना है क्योंकि एग्जाम में बच्चों को कंफ्यूज करने के लिए सीबीएसई अदर नेम से क्वेश्चन पूछ लेती है कि कैलकुलेट नेशनल इनकम बाय यूजिंग XYZ मेथड। ठीक है, तो वो XYZ क्या होता है? अदर मेथड का नाम ही होता है। अब इनकम मेथड का अदर नेम क्या है? इनकम मेथड का अदर नेम है डिस्ट्रीब्यूटिव शेयर मेथड और फैक्टर पेमेंट मेथड। आपको स्क्रीन पे दिख रहे होंगे दोनों नाम। ये दोनों नाम से भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि कैलकुलेट नेशनल इनकम यूजिंग फैक्टर पेमेंट मेथड। तो आपने बिल्कुल भी घबराना नहीं है, बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होना है क्योंकि ये मेथड इनकम मेथड ही होगा। ठीक है, तो हमने अदर नेम्स भी प्रिपेयर रखने हैं। अब आते हैं इनकम मेथड को जब हम सॉल्व करते हैं तो उसका फॉर्मूला क्या है, मतलब न्यूमेरिकल्स में इसका फॉर्मूला क्या होगा। तो हम इनकम मेथड को क्या कहते हैं? एनडीपी एट फैक्टर कॉस्ट। जब हमने इसको सॉल्व करना है, मींस न्यूमेरिकल में अप्लाई करना है, तो एनडीपी एट फैक्टर कॉस्ट इज इक्वल टू किसके इक्वल होगी? कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉइज, कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉइज प्लस ऑपरेटिंग सरप्लस प्लस मिक्स्ड इनकम। एनडीपी एट फैक्टर कॉस्ट किसके इक्वल होगा? कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉइज, ऑपरेटिंग सरप्लस, मिक्स्ड इनकम।
अब ये कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉय क्या है? जब हम इसको एक एग्जांपल से समझते हैं, जब हम किसी कंपनी में काम करते हैं तो हम अपनी सर्विसेज दे रहे हैं, उसके बदले में जो हमें सैलरीज मिलती है वो कहलाती है कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉइज। क्लियर? अब सैलरीज के अलावा कुछ कंपनीज ऐसी होती हैं जहां जो एम्प्लॉयर होता है, मतलब जो बॉस होता है, वो क्या करता है, अपने एम्प्लॉइज को सैलरीज के साथ साथ फ्री मेडिकल सर्विसेज भी प्रोवाइड करवा देता है, फूड फैसिलिटी भी प्रोवाइड करवा देता है, या फिर घर की फैसिलिटी भी प्रोवाइड करवा देता है। तो वो भी क्या कहलाएंगी? वो भी हमारी कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉइज ही होंगी। क्लियर है? कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉय का मतलब जो भी जब हम अपनी सर्विसेज दे रहे हैं कंपनी में, उसके बदले में हमें मिलता है, वो कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉइज है। नेक्स्ट इज ऑपरेटिंग सरप्लस। ऑपरेटिंग सरप्लस का मतलब है कि किसी यूनिट को, मतलब एंटरप्राइज को चलाने के लिए, ऑपरेट करने से जो हमें सरप्लस मिला है वो कहलाता है ऑपरेटिंग सरप्लस। सरप्लस मींस प्रॉफिट वगैरह जो हमने जनरेट किया है। नेक्स्ट इज मिक्स्ड इनकम। मिक्स्ड इनकम मींस मिली जुली इनकम। मिली जुली इनकम के लिए एक एग्जांपल लेते हैं। जैसे एक टीचर है, ठीक है, वो अगर कॉलेज में पढ़ा रहा है, वहां से भी इनकम अर्न कर रहा है, अपना कोई ट्यूशन सेंटर चला रहा है, वहां से भी वो इनकम अर्न कर रहा है, तो ये क्या हो गई? मिली जुली इनकम मींस मिक्स्ड इनकम। ठीक है, तो जब हम एक पर्सन के सारे सोर्स ऑफ इनकम को ऐड कर देते हैं तो वो कहलाती है मिक्स्ड इनकम। क्लियर? एनडीपी एट फैक्टर कॉस्ट किसके इक्वल है? कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉइज, ऑपरेटिंग सरप्लस एंड मिक्स्ड इनकम। अगर तो एग्जामिनर बहुत खुश हुआ और सीबीएसई का मन है कि बच्चों को इजी से क्वेश्चन पूछने का, तो वो तो डायरेक्टली आपको इनकी वैल्यूज दे देंगे और आपको कहेंगे एनडीपी एट फैक्टर कॉस्ट निकालो। ठीक है, तो आपने क्या करना है? प्लस कर देना है और एनडीपी एट फैक्टर कॉस्ट निकाल देना है। ठीक है, तो आपके भी बल्ले बल्ले, आपके भी मार्क्स फुल और क्वेश्चन भी सॉल्व। बट अगर इसमें एग्जामिनर ने कुछ ट्विस्ट ला दिया, कुछ पेपर को डिफिकल्ट कर दिया, देन अगर हमें ये सब चीजें नहीं गिवन हो तो इसके बदले में उन्होंने कुछ और वेरिएबल्स यूज किए होंगे, तो वो क्या होंगे? कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉइज, इसको मैं COE लिख लेती हूँ। ठीक है, कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉइज जो है वो 3 टाइप का होता है। कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉइज 3 टाइप के चीजें हैं। नंबर 1 आप लिख लो, salaries and wages in cash, salaries and wages in kind. Third one is employers contribution towards social security। ठीक है, मतलब ये 3 चीजें गिवन होगी हमें। सैलरीज एंड वेजेस इन कैश का मतलब क्या है? जैसे मैंने आपको बताया, जैसे अभी एग्जांपल लिया था कि आप अगर अपनी सर्विसेज दे रहे हो तो उसके बदले में आपको क्या मिलेगा? सैलरी मिल जाएगी, तो वो कैश की फॉर्म में मिल जाएगी। सैलरीज एंड वेजेस इन काइंड का मतलब कि जो आप काम कर रहे हो उसके बदले में आपको मेडिकल फैसिलिटी फ्री मिल गई, फूड फैसिलिटी फ्री मिल गई, तो वो इन काइंड कहलाएगा। अब ये एम्प्लॉयर्स कॉन्ट्रीब्यूशन टुवर्ड्स सोशल सिक्योरिटी क्या है कि हो सकता है जो आपका एम्प्लॉयर है, जो बॉस है, वो आपके लिए पेंशन भी प्रोवाइड करवाए। आपकी कोई स्कीम रखी हो कि पेंशन भी प्रोवाइड करवा रहा हो, रिटायरमेंट पेंशन, या इसके बदले में कुछ प्रोविडेंट फंड आपका ओपन किया हो, तो वो चीजें भी एम्प्लॉयर्स कॉन्ट्रीब्यूशन और टुवर्ड्स सोशल सिक्योरिटी के बीच में आती हैं। ठीक है,
तो मतलब हम इन तीनों को जब प्लस कर देंगे तो वो क्या बन जाएगा, COE, कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉइज। क्लियर है। अब यहाँ पे एक चीज याद रखनी है कि अगर तो क्वेश्चन में कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉय डायरेक्टली गिवन है तो हम डायरेक्टली वैल्यू पुट कर देंगे। अगर आपको ये वैल्यू नहीं गिवन है तो इनमें से कुछ भी दिया होगा, हो सकता है तीनों दिए हो सकता है सिर्फ दो ही चीजें दी हो, तो आपने उन दोनों को ऐड करना है और वो बन जाएगा आपका कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉइज। ठीक, ये भी हो सकता है क्वेश्चन में कि आपको कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉइज भी गिवन हो, साथ में इन तीनों की वैल्यू भी गिवन हो, या इनमें से कोई दो चीजों की वैल्यू भी गिवन हो। तो हमने इनको नहीं देखना है क्योंकि वो सिर्फ कंफ्यूज करने के लिए दिया होगा। हमने डायरेक्ट वैल्यू उठानी है जो क्वेश्चन में गिवन होगी कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉइज की। ठीक, क्लियर। एक और चीज इसमें, इस जगह पे आप एक पॉइंट याद रखोगे, यहां पर मैंने एम्प्लॉयर्स लिखा है, एम्प्लॉयर्स। क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना, वहां पर एम्प्लॉयर्स कंट्रीब्यूशन टुवर्ड सोशल सिक्योरिटी ही होना चाहिए। अगर वहां पर एम्प्लॉइज सोशल कंट्रीब्यूशन टुवर्ड सोशल सिक्योरिटी हो तो वो कंसीडर नहीं करना है। ठीक है, एम्प्लॉयर्स वर्ड ही लिखा होना चाहिए, एम्प्लॉइज नहीं होना चाहिए। ठीक, अब हम मूव करते हैं ऑपरेटिंग सरप्लस पे। अगर तो ऑपरेटिंग सरप्लस की वैल्यू गिवन है तो बहुत ही बढ़िया है, और अगर नहीं गिवन है तो यहां पर क्या गिवन होगा, चार चीजें। नंबर 1 रेंट, नंबर 2 रॉयल्टी, नंबर 3 इंटरेस्ट, नंबर 4 प्रॉफिट। ठीक, रेंट क्या होता है कि जो हम अपनी लैंड या कोई घर किसी को दे देते हैं टेनेंट को और उसके बदले में रेंट चार्ज करते हैं। रॉयल्टी क्या होता है कि अगर हमने किसी का ब्रांड नेम यूज कर रहा है, फॉर एग्जांपल अगर मैं ये मार्कर बना रही हूँ, इसके ऊपर मेरा ब्रांड का नेम चल रहा है और आप भी वो चीज बनाना चाहते हो मार्कर और मेरा ब्रांड नेम यूज करना चाहते हो, तो आप मुझे कुछ अमाउंट पे करोगे और मैं आपको अपना ब्रांड नेम यूज करने की परमिशन दे दूंगी, तो वो कहलाता है रॉयल्टी। तो रॉयल्टी इसमें आ जाएगा। इंटरेस्ट, इंटरेस्ट का मतलब होता है कि जैसे हमने अपनी लैंड दे दी या कैपिटल दे दिया फॉर प्रोडक्शन पर्पस। ठीक है, प्रोडक्शन यूनिट को हमने देना है, सेल्फ कंजम्पशन के लिए नहीं। प्रोडक्शन यूनिट के लिए जब हम देते हैं तो उस पे जो इंटरेस्ट अर्न होगा वो भी हम ऑपरेटिंग सरप्लस में ऐड करेंगे। फोर्थ वन इज प्रॉफिट। प्रॉफिट मींस जो कंपनी को प्रॉफिट अर्न हुआ है वो भी हम इसमें ऐड कर लेंगे। अब अगर तो ऑपरेटिंग सरप्लस की वैल्यू डायरेक्टली गिवन है तो डायरेक्टली ऐड करेंगे, अगर नहीं गिवन है तो चारों को प्लस कर देंगे, हमारा आंसर आ जाएगा ऑपरेटिंग सरप्लस का। हो सकता है 3 वैल्यू भी दी हो सकता है 2 वैल्यू भी दी हो, जितनी वैल्यू आपको गिवन होगी आपने उतनी ही ऐड करनी है। अब हम आते हैं प्रॉफिट पे। हो सकता है प्रॉफिट की वैल्यू डायरेक्टली गिवन हो, या ये भी हो सकता है कि प्रॉफिट की वैल्यू के लिए भी अलग अलग वेरिएबल्स यूज किए हों। तो वैल्यू अगर नहीं दी हुई है तो हो सकता है आपको डिविडेंड गिवन हो, ठीक है, या आपको रिटेन्ड सेविंग्स दी हो, या आपको प्रॉफिट टैक्स दिया हो। क्लियर। अब ये डिविडेंड क्या होता है? डिविडेंड का मतलब है कि अगर किसी पर्सन ने मेरी कंपनी के शेयर्स वगैरह खरीद लिए हैं तो जब मुझे प्रॉफिट होगा तो मैं उस प्रॉफिट में से कुछ हिस्सा उनको दे दूंगी। ठीक है, तो इसीलिए इन डिविडेंड्स को हम डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉफिट भी कहते हैं। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉफिट। अब ये क्या है? रिटेन्ड सेविंग। हो सकता है अब डिस्ट्रीब्यूट किया है हमने प्रॉफिट, उसमें से कुछ पोर्शन मैंने
अपने लिए सेव करके रख लिया कंपनी के लिए कि इन फ्यूचर मैं उसको किसी जगह पे इन्वेस्ट करूंगा या कुछ अनसर्टेनिटीज आ जाए तो मेरे लिए हेल्पफुल रहे वो पैसा। तो वो क्या था तो वो प्रॉफिट ही, पर वो प्रॉफिट का हिस्सा मैंने डिस्ट्रीब्यूट नहीं किया था। तो इसलिए हम रिटेन्ड सेविंग को हम अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट भी कहते हैं, अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट। और इसको हम कॉर्पोरेट सेविंग्स भी कहते हैं। क्योंकि हमने उसको डिस्ट्रीब्यूट नहीं किया तो हमने उसका नाम रख दिया अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट। क्योंकि हमने उसको डिस्ट्रीब्यूट नहीं किया तो हमने इसका नाम रख दिया अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट। अगर हम अब ये सेविंग्स किसकी थी, कंपनी की थी, कॉर्पोरेट सेक्टर की थी, तो इसलिए हम इसे कॉर्पोरेट सेविंग भी कहते हैं। अब ये प्रॉफिट जो कंपनी ने अर्न किया है उसके ऊपर कुछ टैक्स भी लगता है, उसे ही हम कहते हैं प्रॉफिट टैक्स। इसे हम बिजनेस टैक्स भी कह सकते हैं और इसे हम कॉर्पोरेट टैक्स भी कह सकते हैं। देखो, अदर नेम याद करना इज मस्ट। प्लीज गो फॉर द अदर नेम्स ऑल्सो फॉर अ सेफर साइड। अगर आप चाहते हो न्यूमेरिकल्स पे अपनी होल्ड पकड़ना तो आपको अदर नेम्स याद करने पड़ेंगे, क्योंकि सीबीएसई एकदम सिंपल क्वेश्चन नहीं पूछता है, वो बच्चों को कंफ्यूज करने के लिए अदर नेम डालता ही। हमने अदर नेम को जरूर पढ़ना है। अब अगर तो हमें ऑपरेटिंग सरप्लस दिया हुआ है डायरेक्टली तो हम डायरेक्टली इसकी वैल्यू को ऐड कर देंगे, और अगर नहीं ये दिया हुआ तो इनमें से कुछ वैल्यू दी होंगी तो हमने वो वैल्यू ऐड कर देनी है। ठीक है, उन सबको प्लस कर देना है, ऑपरेटिंग सरप्लस बन जाएगा। ये भी हो सकता है कि आपको रेंट, रॉयल्टी, इंटरेस्ट गिवन हो, प्रॉफिट गिवन हो, साथ में डिविडेंड भी गिवन हो, प्रॉफिट टैक्स भी गिवन हो, तो आपने डिविडेंड और प्रॉफिट टैक्स नहीं उठाना है, क्योंकि इनका प्लस क्या है, प्रॉफिट। जब हमें बनी बनाई चीज मिल रही है, पूरी चीज मिल रही है प्रॉफिट, तो हम इनको नेग्लेक्ट कर देंगे। तो हमने इन चारों को प्लस कर लेना है। अगर आपको ये दो चीजें दी हैं, रेंट, रॉयल्टी और ये सब चीजें दे दी, तो आपने इन तीनों को ऐड करना है, क्योंकि इन तीनों को जब प्लस करेंगे तो वो प्रॉफिट बनेगा हमारा। तो फिर हम इन तीनों को ऐड कर देंगे। ठीक है, तो कहीं से भी कंफ्यूज नहीं होना है। नेक्स्ट क्या है, मिक्स्ड इनकम। ये सबसे इजी है क्योंकि ये सिर्फ और सिर्फ मिक्स्ड इनकम ही कहलाता है और इसकी वैल्यू एज इट इज ही यहां पर आ जाएगी। आपको इसकी वैल्यू डायरेक्टली गिवन होती है कि मिक्स्ड इनकम इज इक्वल्स टू 2000, 3000, 120 व्हाटएवर। क्लियर? तो ये था हमारा इनकम मेथड का न्यूमेरिकल सॉल्व करने का तरीका। कहीं पे भी कंफ्यूज नहीं होना है कि समझ नहीं आ रहा है। मैं इसको एक दोबारा रिवाइज करवा देती हूँ कि एनडीपीएच फैक्टर कॉस्ट जो है किसके इक्वल होगा, कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉय, ऑपरेटिंग सरप्लस एंड मिक्स्ड इनकम। कंपनसेशन की वैल्यू अगर इनकी या इनकी डायरेक्टली गिवन है तो डायरेक्टली ऐड कर दो, अगर नहीं गिवन है तो कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज इक्वल होता है सैलरी एंड वेजेस इन कैश, सैलरी एंड वेजेस इन काइंड एंड एम्प्लॉयर्स कॉन्ट्रीब्यूशन। एम्प्लॉयर्स याद रखना, एम्प्लॉयर्स। ऑपरेटिंग सरप्लस में रेंट, रॉयल्टी, इंटरेस्ट, प्रॉफिट आते हैं और हम इन सबको प्लस कर लेते हैं। बाई चांस अगर मैं प्रॉफिट ना दिया हो तो हम प्रॉफिट की वैल्यू इन सबको प्लस करके निकालते हैं, और अगर ये सब भी नहीं दिया हो तो हम डायरेक्टली प्लस कर देंगे। तो सिंपल फंडा है कि जब जिस चीज की पार्टीशन होने लग जाती है ना, तो हमने ये चीज देखनी है कि मेन क्या चीज थी। इसमें मेन तो कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉय था, इसमें ऑपरेटिंग सरप्लस था। तो अगर हमें मेन चीज गिवन है, ये कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉय गिवन है, ये गिवन है, तो हमें इसको देखने की जरूरत नहीं है, भले इसको दिया हो। ये हमें सिर्फ कंफ्यूज करने के लिए है। सिमिलरली ऑपरेटिंग सरप्लस अगर हमें गिवन है तो उसी को उठा लो डायरेक्टली, इनकी तरफ देखना भी नहीं है। बट अगर ये नहीं दिया है तो इनको उठाओ, ठीक है। पर एक चीज याद रखना, इसमें प्रॉफिट में भी आगे डिवीजन की हुई है,
तो प्रॉफिट भी ध्यान से रखना, अगर प्रॉफिट गिवन है प्लस ये भी दिया है तो इनको इग्नोर कर दो, प्रॉफिट की वैल्यू उठाओ। और अगर प्रॉफिट नहीं दिया है तो आप इनको, इसको और इन सबको उठाओगे फिर, ठीक है। एंड देन मिक्स्ड इनकम डायरेक्टली आपको गिवन होगी। चलिए अब हम करते हैं न्यूमेरिकल। क्वेश्चन में हमसे क्या पूछा गया है, कैलकुलेट नेशनल इनकम। नेशनल इनकम का मतलब क्या है, आपको क्या फाइंड आउट करना है, एनएनपी एट फैक्टर कॉस्ट। जब भी आपको एनएनपी एट फैक्टर कॉस्ट मींस नेशनल इनकम निकालनी है और आपने इनकम मेथड अप्लाई करना है, तो सबसे पहले आप क्या निकालोगे, एनडीपी एट फैक्टर कॉस्ट। तो सबसे पहले हम निकालते हैं एनडीपी एट फैक्टर कॉस्ट। टिप नंबर 1, फॉर्मूला इज मस्ट, फॉर्मूला आपने लिखना है। तो COE प्लस ऑपरेटिंग सरप्लस प्लस मिक्स्ड इनकम। क्लियर। अब कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉय गिवन है, फर्स्ट पे ही गिवन है कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉय 2000, आप वैल्यू ऐड करो 2000। ऑपरेटिंग सरप्लस गिवन है नहीं, बट ऑपरेटिंग सरप्लस किसके इक्वल है, रेंट, रॉयल्टी, इंटरेस्ट, प्रॉफिट। इनमें से कौन कौन से वैल्यू गिवन है, रेंट भी गिवन है, रॉयल्टी भी गिवन है एंड प्रॉफिट भी गिवन है। तो हम तीनों को ऐड कर देंगे, रेंट, रॉयल्टी एंड प्रॉफिट, ये हमारा तीनों ऐड हो गए ऑपरेटिंग सरप्लस। मिक्स्ड इनकम कितनी गिवन है हमें, मिक्स्ड इनकम 100, हमने वैल्यू पुट कर ली 100, ठीक है। अब नेक्स्ट एक दिया हुआ है एम्प्लॉयर्स कंट्रीब्यूशन टूवर्ड सोशल सिक्योरिटी। अब ये जो है, ये देखो हमने लिखा था यहाँ पे COE के इक्वल है, तो यहाँ पे ये जो चीज दी है ये 6 नंबर, ये जस्ट कंफ्यूज करने के लिए दिया हुआ है और हमने कंफ्यूज नहीं होना है। मैंने क्या कहा था, अगर जो इसके एलिमेंट्स हैं उसका मेन चीज दी हुई है, हेड दिया हुआ है, मतलब कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज तो हेड है ना, इन सब चीजों का हेड कौन है, कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉय, वो हमारे को गिवन है, तो हमने डायरेक्टली उसकी वैल्यू पुट कर देनी है। तो अब इनको कैलकुलेट करो, 2000 प्लस, जब आप इनको प्लस करोगे तो कितना आ जाएगा, 7850 प्लस 100, ठीक है। जब आप इनको प्लस करोगे तो कितना आ जाएगा, 2950। क्या यहाँ पे स्टॉप करना है, नो। टिप नंबर 2 इज राइट डाउन द यूनिट, यूनिट इज मस्ट, और यूनिट यहाँ पे दी होगी आपको क्वेश्चन में, अदरवाइज नंबर कट जाएगा। मैं बार बार बोल रही हूँ, फॉर्मूला भी लिखना है और यूनिट भी लिखनी है, ठीक है। तो आपने इन चीजों को मेंशन करना है। अभी यहाँ पे हमारा सम सॉल्व नहीं हुआ है क्योंकि अभी हमने एनडीपी एट फैक्टर कॉस्ट निकाला है और हमने क्या निकालना है, हमें निकालना है एनएनपी एट फैक्टर कॉस्ट। तो एनएनपी एट फैक्टर कॉस्ट निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, हमने यहां से जाना है एनएनपी पे, तो एनडीपी एट फैक्टर कॉस्ट इज इक्वल्स टू, नेट है, नेट हमें इसको कन्वर्जन करने की जरूरत नहीं है, बट जब हम डोमेस्टिक से नेशनल पे आते हैं तो डोमेस्टिक को नेशनल में कन्वर्ट करते वक्त हम नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड को प्लस कर देते हैं। बाकी फैक्टर कॉस्ट है, चेंज नहीं करना। तो एनडीपी की वैल्यू कितनी आई थी, 2950 प्लस फैक्टर कॉस्ट कितनी गिवन हुई है, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड कितना गिवन है, 100, इनको आप प्लस करो, 3050 कर, यहाँ पे हमारा सम सॉल्व हो गया। क्लियर है। चलिए अब हम अपना दूसरा न्यूमेरिकल सॉल्व करते हैं। इसमें हमसे क्या पूछा हुआ है, कैलकुलेट जीएनपी एट मार्केट प्राइस। मतलब पहले हम एनडीपी एट फैक्टर कॉस्ट निकालेंगे, जो आंसर आएगा उसको कन्वर्ट करेंगे जीएनपी एट मार्केट प्राइस में। तो चलो सॉल्व करते हैं। सबसे पहले फॉर्मूला, एनडीपी एट फैक्टर कॉस्ट इज इक्वल टू COE प्लस ऑपरेटिंग सरप्लस प्लस मिक्स्ड इनकम। मैं शॉर्ट में लिख रही हूँ, आपने पर पूरा लिखना है वहां पे। चलिए अब COE चेक करो, गिवन है, कहीं पर भी हमें नहीं गिवन। तो जब हमें COE की डायरेक्ट वैल्यू नहीं गिवन है तो हम इस पर आएंगे कि क्या वेजेस इन सैलरी कैश या इसमें कुछ गिवन है कि नहीं। तो चेक करिए, यस हमें कैश में ये गिवन है, तो हम यहाँ पे लिखेंगे कितनी वैल्यू है, 4000, और
कुछ काइंड में गिवन है, नहीं गिवन है। एम्प्लॉयर्स कंट्रीब्यूशन गिवन है, यस दिस इज एम्प्लॉयर्स कंट्रीब्यूशन, तो ये हमारा बन गया COE। अब हम आते हैं ऑपरेटिंग सरप्लस पे। तो क्या ऑपरेटिंग सरप्लस की वैल्यू गिवन है, प्रॉफिट गिवन है ऑपरेटिंग सरप्लस का, बट हमें डायरेक्ट वैल्यू गिवन है ऑपरेटिंग सरप्लस की, तो हम डायरेक्ट वैल्यू ले लेंगे दिस 2000। अब देखो यहाँ पे प्रॉफिट भी गिवन है, बट जब हमें ऑपरेटिंग सरप्लस डायरेक्टली गिवन है तो हमें ये प्रॉफिट लेने की क्या जरूरत है। उसके बाद आप देखो डिविडेंड भी गिवन है कि प्रॉफिट आप डिविडेंड से निकालो, तो ये जस्ट कंफ्यूज करने के लिए है, हमने कंफ्यूज नहीं होना है। डायरेक्ट वैल्यू हमें गिवन है, हमने डायरेक्टली ऐड कर ली। नेक्स्ट मिक्स्ड इनकम गिवन है, यस 200। अब हम इन्हें प्लस करेंगे, 6000 प्लस 2000 प्लस 200, 8000 प्लस 200 करोड़। क्लियर। अब हम इसको कन्वर्ट करेंगे GNP एट मार्केट प्राइस में। GNP एट मार्केट प्राइस कहां से जाना है हमने, NGP एट फैक्टर कॉस्ट से। तो नेट को ग्रॉस में कन्वर्ट करना है, तो नेट को जब ग्रॉस में कन्वर्ट करते हैं तो हम डेप्रिसिएशन को ऐड कर देते हैं। उसके बाद डोमेस्टिक को नेशनल में कन्वर्ट करना है, तो हम नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड प्लस करेंगे। फिर फैक्टर से हमने मार्केट में जाना है, फैक्टर कॉस्ट से मार्केट में, तो मार्केट में जाते वक्त क्या होता है, नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस लग जाते हैं, तो फैक्टर से मार्केट में आके हम नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस को प्लस कर देंगे। अब हम वैल्यू कुछ करते हैं, 8200, डेप्रिसिएशन की वैल्यू कितनी है 350 प्लस NFIA की वैल्यू कितनी है 1000 प्लस नेट इनडायरेक्ट टैक्स की वैल्यू कितनी है 150। ठीक, अब आप सॉल्व करो, 9200 प्लस 500 इज इक्वल्स टू करो, ये हमारा आ गया आंसर। चलिए अब हम शुरू करते हैं अपना थर्ड न्यूमेरिकल। इसमें हमें कैलकुलेट करना है एनडीपी एट फैक्टर कॉस्ट, मतलब एनडीपी डायरेक्टली हमसे जो पूछा गया वही निकालना है। तो सबसे पहले हम लिखेंगे फॉर्मूला, एनडीपी एट फैक्टर कॉस्ट इज इक्वल टू COE प्लस ऑपरेटिंग सरप्लस प्लस मिक्स्ड इनकम। मैं शॉर्ट फॉर्म लिख रही हूँ, बट आपने शॉर्ट फॉर्म नहीं लिखनी है, मेरे पास स्पेस कम थी इसलिए मैं ऐसा लिख रही हूँ। COE, क्या हमारे पास CO की वैल्यू इक्वल एग्जैक्टली गिवन है, नहीं गिवन। तो अब हम आएंगे इसके एलिमेंट्स पे, 3 एलिमेंट्स हैं तो चेक करते हैं। सैलरीज इन काइंड गिवन है, यस सैलरीज इन काइंड 2000 रुपीज प्लस सैलरीज इन कैश गिवन है, यस सैलरीज इन कैश इज इक्वल टू 1000 रुपीज प्लस एम्प्लॉयर्स कॉन्ट्रीब्यूशन गिवन है, नहीं गिवन, आप जीरो वैल्यू पुट कर दो, लिखोगे तो भी ठीक है, आपका फॉर्मूला आपको याद हो जाएगा कि हाँ 3 वैल्यूज होती हैं। बट अगर आप नहीं लिखोगे तो आप स्किप कुछ मिस्टेक हो सकती है थोड़ी बहुत, बट अगर आपको याद रह सकता है फॉर्मूला देन बहुत बढ़िया है। ऑपरेटिंग सरप्लस क्या है, डायरेक्टली गिवन है, नहीं। तो ऑपरेटिंग सरप्लस के लिए हमारे पास 4 वेरिएबल्स हैं, तो हमें 4 चीजें इसमें प्लस करनी है। रेंट गिवन है, यस कितना है 200 प्लस रॉयल्टी, रॉयल्टी इज इक्वल 200, इंटरेस्ट हमें कहीं नहीं गिवन 0, प्रॉफिट भी हमें नहीं गिवन, बट प्रॉफिट किसके इक्वल है, डिविडेंड इसके और इसके, यहाँ पर डिविडेंड गिवन है हमें, तो हम प्रॉफिट को बना सकते हैं। तो प्रॉफिट को बनाने के लिए हम क्या करेंगे, प्रॉफिट की वैल्यू, डिविडेंड की वैल्यू कितनी है 500 प्लस और क्या है, प्रॉफिट टैक्स गिवन है, बिजनेस टैक्स गिवन है। मैंने आपको बताया था ना प्रॉफिट टैक्स इज ऑल्सो नोन एज बिजनेस टैक्स, तो यहाँ पे हम बिजनेस टैक्स की वैल्यू ऐड कर देंगे, ये हमारे पास हो गया। ठीक, प्लस मिक्स्ड इनकम, मिक्स्ड इनकम हमें नहीं गिवन, तो जो नहीं गिवन 0। अब हम इसे सॉल्व करेंगे, ये कितना बन गया 3000 प्लस ये कितना बन गया अगेन 1000 प्लस 0, कुछ भी नहीं, हमारा आंसर आया 4000 रुपीज इन लैख। याद रखना
यहाँ पे यूनिट चेक कर लेना, ये ना हो हर बार आप करोड़ लिखते जाओ। लैख में थी, इस बार मैंने लैख लिखा, ये यहाँ पे कंप्लीट सम। आई होप आपको ये इसकी न्यूमेरिकल समझ आ गए होंगे। मैंने तीनों न्यूमेरिकल इसलिए करवाए हैं, आप देखोगे तीनों न्यूमेरिकल में मैंने अलग अलग तरीके से सम सॉल्व करवाया। किसी में मैंने कंपनसेशन आपको दे दी थी पूरी, किसी में मैंने ऑपरेटिंग सरप्लस को मिस किया या उसके वेरिएबल्स दिए। तो हो सकता है क्वेश्चन इस तरीके से आए, तो मैंने आपको तीनों की प्रैक्टिस करवा दी है। बाकी क्वेश्चंस जो हैं आपको और प्रैक्टिस के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिए जाएंगे, आप उन्हें प्रैक्टिस करिए। तो अगर कहीं पे भी आपको डाउट आएगा तो आप मुझे बता सकते हैं, कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं, मुझसे डाउट पूछ सकते हैं। चलिए अब हम पढ़ते हैं थ्योरेटिकल क्वेश्चन, क्योंकि हमने थ्योरी को भी साथ में लेके चलना है। हो सकता है न्यूमेरिकल ना आए, थ्योरी आ जाए, तो इसलिए हमने थ्योरी को भी सेफर साइड में लेके चलना है, अपने आप को सेफ रखना है। तो अब हम पढ़ेंगे प्रिकॉशंस। प्रिकॉशंस किससे रिलेटेड, कि जब नेशनल इनकम हम कैलकुलेट कर रहे हैं इनकम मेथड से, तो कौन सी चीजें हमें अपने माइंड में रखनी है। चलिए फर्स्ट हम देखते हैं, ट्रांसफर इनकम इज नॉट इंक्लूडेड। ट्रांसफर इनकम कौन सी होती है, ट्रांसफर इनकम, हम इनकम मेथड पढ़ रहे थे, मैंने कहा कि उसमें इनकम हम ऐड करेंगे, बट वही इनकम हम ऐड करेंगे जो फैक्टर पेमेंट्स हैं, मतलब फैक्टर सर्विसेज हैं, सर्विसेज के बदले में हमने जनरेट की है इनकम। और जो ये ट्रांसफर इनकम होती है, ये क्या होते हैं, कोई गिफ्ट्स, कोई ग्रांट्स या कोई पेंशन आ जाए हमें या स्कॉलरशिप मिल जाए, इसके बदले में हम कुछ सर्विसेज नहीं देते हैं, ठीक है। तो इसलिए इसे हम नेशनल इनकम में इंक्लूड नहीं करते हैं, ये इंक्लूड नहीं होती है, ठीक है। नेक्स्ट इज सेल एंड परचेज ऑफ सेकेंड हैंड गुड्स आर नॉट इंक्लूडेड। ये मैंने वैल्यू एडिड मेथड में भी बताया था कि जो चीज मेरे लिए सेकेंड हैंड है वो कभी ना कभी तो किसी के लिए तो फर्स्ट हैंड थी ना, तो उस टाइम पे उसकी वैल्यू ऑलरेडी नेशनल इनकम में काउंट हो चुकी है, तो हम दोबारा उसे ऐड नहीं करेंगे, क्योंकि अगर हम उसे करेंगे ऐड तो एक ही गुड की वैल्यू दो बार ऐड हो जाएगी और वो हम नहीं कर सकते, क्योंकि इससे प्रॉब्लम अराइज होती है, प्रॉब्लम ऑफ डबल काउंटिंग, ठीक है। वो हम नेक्स्ट वीडियो में भी पढ़ेंगे। तो ये भी चीज हमने इंक्लूड नहीं करनी है, ठीक है, याद रखना। नेक्स्ट क्या है, कमीशन फ्रॉम सेल एंड परचेज ऑफ सेकेंड हैंड गुड विल बी इंक्लूडेड। ये सेम पिछला वाला ही है कि अगर कोई पर्सन हमारी डील करवा रहा है और बीच में एजेंट का काम कर रहा है या ब्रोकर का काम कर रहा है, तो वो कुछ ना कुछ कमीशन चार्ज करेगा। वो तो उसने चार्ज जो किया है फर्स्ट टाइम किया है, तो इसलिए उसे हम ऐड जरूर करेंगे नेशनल इनकम में। नेक्स्ट इज इनकम फ्रॉम सेल एंड परचेज ऑफ शेयर एंड बॉन्ड्स आर नॉट इंक्लूडेड। तो जो अगर हम सेल एंड परचेज करते हैं शेयर्स और बॉन्ड्स की, तो उससे जो इनकम जनरेट होती है उसे हम नेशनल इनकम में नहीं काउंट करेंगे। क्यों, क्योंकि ये तो जस्ट परचेज और सेल किया है हमने, इसके लिए कोई सर्विसेज नहीं दी है, ठीक है। नेक्स्ट विंडफॉल गेन। विंडफॉल गेन्स क्या होता है, विंडफॉल गेन का मतलब है अचानक हमें बहुत सारा पैसा मिल गया, लॉटरी लग गई हमारी, ठीक है, तो वो चीजें हम इंक्लूड नहीं करते हैं नेशनल इनकम में, क्लियर, क्योंकि इसमें कोई प्रोडक्टिव एक्टिविटी नहीं इंक्लूड हुई है। नेशनल इनकम जो कॉन्सेप्ट है टोटल प्रोडक्टिव एक्टिविटी से रिलेटेड है। नेक्स्ट इज पेमेंट फ्रॉम पास्ट सेविंग इज नॉट इंक्लूडेड। अगर हमने कोई पेमेंट की है पास्ट सेविंग से तो उसको भी हम इंक्लूड नहीं करेंगे, क्लियर। नेक्स्ट वन इज इनडायरेक्ट टैक्स इज नॉट इंक्लूडेड। जो इनडायरेक्ट टैक्स की वैल्यू है उसे भी हम नेशनल इनकम में इंक्लूड नहीं करते हैं। क्यों नहीं करते हैं, क्योंकि जो इनडायरेक्ट टैक्स है वो मार्केट प्राइस पे लगता है। अगर आपको याद हो तो हम इनडायरेक्ट नेट एनएनपी एट फैक्टर कॉस्ट होती है, ये जो है इसी ही हम नेशनल इनकम कहते हैं, नेशनल इनकम, ठीक है। तो ये क्या है, फैक्टर कॉस्ट कॉन्सेप्ट है, और जो इनडायरेक्ट टैक्स है वो मार्केट प्राइस के कॉन्सेप्ट पे लगता है। तो इसीलिए यहाँ पर हम मार्केट से जब फैक्टर कॉस्ट पे आते हैं तो हम इनडायरेक्ट टैक्सेस को माइनस कर देते हैं, नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस माइनस हो जाते हैं। इसीलिए फैक्टर कॉस्ट के कॉन्सेप्ट पे मतलब नेशनल इनकम में इनडायरेक्ट टैक्सेस को इंक्लूड नहीं किया जाता, ठीक है। नेक्स्ट इज इनकम फ्रॉम इलीगल एक्टिविटीज आर नॉट इंक्लूडेड। जो इलीगल एक्टिविटीज होती हैं लाइक गैम्बलिंग हो जाए, स्मगलिंग हो जाए, इससे जो इनकम जनरेट होती है उसे भी हम इंक्लूड नहीं करते हैं नेशनल इनकम में,
क्लियर। अब देखा जाए तो देखो कितनी, ये सभी इंक्लूड नहीं होगा, ये भी इंक्लूड नहीं होती है, एंड ये भी इंक्लूड नहीं है, ये भी नहीं है। तो इंक्लूड क्या है, सिर्फ और सिर्फ ये कमीशन वाला, ओनली ये। तो थ्योरी का कॉन्सेप्ट यहाँ पे खत्म हुआ, सिर्फ एक ही क्वेश्चन था थ्योरी का, तो हमने इसे भी प्रिपेयर करना है, इसे स्किप नहीं करना है, क्योंकि इसके मोस्ट प्रॉब्ली पॉइंट्स वही हैं जो हमने वैल्यू एडेड मेथड में पढ़े थे। तो इसीलिए अगर हम एक क्वेश्चन पढ़ेंगे तो हमारा 30-20% अगले क्वेश्चंस की भी प्रिकॉशंस लर्न हो जाएंगी। तो इसीलिए हमने इसे स्किप नहीं करना है, अपना सेफर साइड लेके चलना है। हो सकता है न्यूमेरिकल पूछे ही ना, थियोरेटिकल क्वेश्चन आ जाए तो हम कहीं फंस ना जाए, हम अपने मार्क्स ना कहीं गवा दे, तो इसलिए हम इसे पढ़ के जाएंगे। क्लियर? ओके, दैट्स ऑल फॉर टुडेज वीडियो। आई होप आपको सारे कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो गए हो, थ्योरेटिकल पोर्शन क्लियर हो गया हो। और अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं और अभी तक आपने इसको सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज इसे सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने फ्रेंड्स को भी शेयर कीजिए ताकि उनके भी कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।